तो भारत के लिए अच्छी खबर आई है। भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव कम हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ताजा आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक भारत में लैंगिक असमानता के स्तर में भी सुधार हुआ है। यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक यानी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट जारी की है। इसमें भारत की रैंक और बेहतर हुई है, यानी सुधार आया है। 2014 में भारत की रैंक 127 थी, जो अब घटकर 108 हो गई है। 193 देशों में से भारत 0.437 अंक के साथ 108वें स्थान पर है। 2021 में भारत का स्थान 191 देशों में से 122 पर था। इसका मतलब यह हुआ कि लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत ने 14 रैंक्स की छलांग लगाई है। लैंगिक असमानता सूचकांक पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता का एक माप है। लैंगिक असमानता को मापने के 4 पैमाने हैं: स्वास्थ्य, संसद में हिस्सेदारी, शिक्षा और श्रम बाजार में भागीदारी। कहने का मतलब यह है कि भारत में अब महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी का मौका मिल रहा है। महिलाओं के स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखा जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र में बेटियों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। बेटों की तरह बेटियों को भी उच्च शिक्षा में बराबर के मौके मिल रहे हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जब महिलाएं अब अपना नाम नहीं कमा रही हैं और परिवार और समाज को सशक्त नहीं बना पा रही हैं। कुछ करने का जज्बा और जुनून हो तो कोई काम मुश्किल नहीं। नोएडा के हाई राइज सोसाइटी में रहने वाली एकता महाजन की कहानी कुछ ऐसी ही है। एकता ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि जो स्वाद और सेहतमंद चीजें वो अपने घर के लिए परोस रही हैं, उनका वो शौक और हुनर स्टार्टअप का रूप ले लेगा। देखिए, फैमिली की सपोर्ट से ही होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरे अकेले करने से सब कुछ हो रहा है। हस्बैंड भी मेरा पूरा सपोर्ट करता है। मेरी बेटी जो इंजीनियरिंग कर रही है वो मेरा पूरा सपोर्ट करती है। मेरे जो आस पड़ोस में मेरी फ्रेंड्स हैं वो मेरा बहुत सपोर्ट करती है। और सबसे बड़ी बात, मेरे हस्बैंड भी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में मेरी हेल्प करते हैं। एकता की शुरुआत होती है साल 2018 से। अपनी एक दोस्त के जन्मदिन पर एकता खुद केक बनाकर ले गई थी। वो केक इतना स्वादिष्ट था कि उनकी दोस्त ने केक और बिस्किट का कारोबार करने की सलाह दी। उसका केक इतना टेस्टी था कि हम लोग जितने मेरे फ्रेंड्स आए थे सबने कहा कि इतना टेस्टी केक घर का बना हुआ तो नहीं हो सकता। तो वी वॉज हैविंग डाउट कि नहीं, ये घर का बना हुआ नहीं, बट उसने बताया कि नहीं, मैंने खुद बना के लाई हूँ इसके बर्थडे के लिए। उस दिन हमने ये शुरू किया था और फिर ऐसे लगा कि एक लेडी को ना टैलेंट होता है, उसको निकालना होता है बाहर। बस फिर क्या था, सिलसिला शुरू हुआ खुद की सोसाइटी से। एकता को शुरुआत में अपनी ही सोसाइटी में ऑर्डर मिलने शुरू हुए और फिर ये कारवा बढ़ता ही चला गया। आज एकता पूरे दिल्ली एनसीआर की सोसाइटीज में केक की सप्लाई करती हैं। फिर सबकी ये डिमांड थी कि हमें हेल्दी कुछ खाना है, तो फिर मैंने उसमें मिलेट्स का आजकल बहुत ज़्यादा है, तो मैंने मिलेट्स की चीज़ें ज़्यादा बनानी शुरू करी। इसमें जैसे ओट्स है, रागी है, इन सब चीज़ों से ज़्यादा काम करना शुरू। सबको बहुत पसंद भी आया। एक गृहिणी होने के नाते एकता ने घर के ही किचन से स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन असल मायने में उसका विस्तार किया एकता की बेटी यशिका महाजन ने। हर किसी को ना जब मम्मा के अंदर इतना टैलेंट हो तो कहीं ना सारी आंटियों में होता है वो घर में ही रह जाता है। वो बहुत अच्छा खाना बनाएंगी लेकिन वो घर में रह जाएगा, वो बहुत काम करेगी लेकिन वो घर में रह जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर वो इतना कर रही है, उन्होंने मुझे इतना बड़ा किया है, राइट, तो थोड़ा बहुत तो मुझे भी उनको आगे बढ़ाना चाहिए। देश के हर शहर में गृहिणियां परंपरा को तोड़ते हुए वो काम कर रही हैं जिन्हें पुरुषों का ही क्षेत्र माना जाता था। मुंबई की रहने वाली वैशाली कटवटे वैसे तो गृहिणी है, लेकिन घर और बच्चे संभालने के साथ साथ उन्होंने बतौर इन्वेस्टमेंट वुमेन का सफर शुरू किया। उन्होंने शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया। रिटर्न अच्छे मिले तो शौक और बढ़ गया। जैसे मैं खुद हूँ, बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे पति काम पे चले जाते हैं, तो मैं बैठे बैठे फिर क्या करूँ। तो उस सोच में फिर मैंने जैसे जी बिज़नेस देखती हूँ या यूट्यूब देखती हूँ, देयर आर सो मेनी चैनल्स अवेलेबल। तो उस हिसाब से हमने भी कोई इंटरेस्ट लिया है, रुचि ली है। और शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में पहले जैसे हम अपने सेविंग्स को डब्बे में छुपा के रखते थे, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता पोस्ट ऑफिस है, बैंक एफडीज है, वहाँ से हम अभी म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं। आज वैशाली अपने आसपास की महिलाओं को निवेश करने को प्रोत्साहित करती है। वैशाली की तरह अनुजा अरोटे भी एक इन्वेस्टर वुमन है। अनुजा घर और दफ्तर के कामकाज को बखूबी निभाती हैं और अपने बचे समय में शेयर मार्केट जैसी अन्य चीजों में निवेश करती हैं। अनुजा बताती हैं कि कोरोना काल के दौरान उन्हें बचत और निवेश की अहमियत समझ आई, जिसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट में और तेजी लाई।
मैं तो इन्वेस्टर भी हूँ और पहले तो हाउसवाइफ हूँ, बट आई एम ऑल्सो वर्किंग, आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो तीनों रोल जो है मैं एक साथ ही निभाती हूँ। अनुजा का मानना है कि महिलाएं एक बेहतर निवेशक होती हैं जो पूरे परिवार के बेहतर भविष्य के लिए निवेश करती हैं। आदित्य प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत में स्टार्टअप बहुत तेजी से बढ़ा है, इसमें महिलाओं की भी हिस्सेदारी बढ़ी है। विमेन इन इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप 18% तक बढ़ गए हैं। भारत में 2017 में लगभग 6000 स्टार्टअप थे, जिनमें से 10% महिला संस्थापक थी। 2022 तक देश में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 80,000 पहुंच गई और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की हिस्सेदारी भी बढ़कर 18% हो गई। अगर टेक बेस्ड स्टार्टअप्स की हम बात करें तो भारत में 8000 तकनीक आधारित स्टार्टअप्स की संस्थापक महिलाएं हैं। तो देखा आपने महिला जो है वो किस तरीके से अपने काम की शुरुआत कर रही हैं और उसमें एक तरीके से कहा जाए कि सफलता का परचम भी लहरा रही हैं। तो स्टार्टअप में महिला भागीदारी बढ़ी है, हमने आपको आंकड़े भी दिखाए। आगे बढ़ेंगे, वक्त बदल चुका है। परिवार के आर्थिक हालात को दुरुस्त करने के लिए अब महिलाएं भी पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने वाली सरकारी योजनाओं की वजह से भी देश में लैंगिक असमानता कम हो रही है। लखपति दीदी योजना से महिलाएं अपनी तकदीर बदल रही हैं। कुछ करने का जज्बा और जुनून हो तो कोई काम मुश्किल नहीं। नोएडा के हाई राइज सोसाइटी में रहने वाली एकता महाजन की कहानी कुछ ऐसी ही है। एकता ने शायद पहले आर्थिक तंगी से गुजर रही थी, परेशान रहती थी, लेकिन आज ये चिप्स और पापड़ का कारोबार कर रही हैं। एक महीने में 20 से 30 हजार रुपए कमा लेती हैं। 3 महीने पहले इनकी जिंदगी में ये बदलाव आया जब इन्हें लखपति दीदी योजना के बारे में पता चला। लखपति दीदी से मुझे जो है सहयोग मिला और मुझे इस योजना का लाभ मिला। मुझे जो भी योजना के अंतर्गत मुझे 10,000 रुपये मिले और मैंने उससे अपना मतलब लोन ले बिना ब्याज के वो पैसे मिले और मैंने उससे अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मैं पापड़, चिप्स, अचार ये सब चीज़ें घर पे शुद्ध बनाती हूँ और इसको लोगों तक पहुँचाती हूँ। मधुलिका की तरह लखनऊ के राजाजीपुरम में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली स्नेहलता दीक्षित को भी लखपति दीदी बनने का मौका मिला। पहले ये दूसरे के ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, लेकिन आज इनका खुद का ब्यूटी पार्लर है। मधुलिका महिला समूह से जुड़ी है और उसके जरिए इन्हें ब्याज मुक्त लोन मिला। पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। लखपति दीदी योजना के तहत मैं अपने जीवन में काफ़ी सुधार लाई हूँ और पहले मैं दूसरे के पार्लर में काम करती थी और जैसे मुझे इस योजना के बारे में पता चला, प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद है। उनके द्वारा ये बिना ब्याज का मुझे लोन मिला और मैं अपना छोटे से मतलब स्टार्ट की दुकान और छोटे से आज मैं यहाँ पहुँच गई। आज मेरी आर्थिक मतलब आज मैं स्वावलंबी बन चुकी हूँ। ये तो सिर्फ 2 महिलाओं की कहानी थी जो समाज के बंधनों को तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। ऐसी 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। देश में जो 1 करोड़ से ज्यादा बहनें पिछले दिनों अलग अलग योजनाओं और प्रयासों के कारण 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को कई तरह के हुनर भी सिखाए जाते हैं। अब महिलाएं ड्रोन भी उड़ाने लगी हैं। खेतों में कीटनाशक और बीजों के छिड़काव के लिए महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। जाहिर है महिलाएं अब हर क्षेत्र में कामयाबी की उड़ान के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरकार ने आर्थिक रूप से गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना शुरू की थी। लखपति दीदी उन महिलाओं को कहा जाता है जो सालाना कम से कम 1 लाख रुपए कमा लेती हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होना जरूरी होता है। सरकार स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक मदद और स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देती है। इसके तहत सरकार महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण देती है। ट्रेनिंग के दौरान महिलाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने के टिप्स भी दिए
दिए जाते हैं, जिसमें वर्कशॉप्स के जरिए बिजनेस प्लान, मार्केटिंग, बजट, सेविंग और निवेश के बारे में जानकारी दी जाती है। अब आगे बढ़ेंगे और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हर माँ और उसके नवजात बच्चे से जुड़ी हुई है। बच्चे के जन्म के बाद अक्सर माताएं ऐसी गलती करती हैं जो आगे जाकर बच्चे के पूरे जीवन पर बुरा असर डाल सकती हैं। वैसे तो ये खबर ऑस्ट्रेलिया से आई है, लेकिन भारत के नवजात बच्चे भी इससे छूते नहीं हैं। हाल ही में WHO ने मेडिकल जर्नल लैंसेट में छपी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दुनिया के सभी माता पिता को सावधान किया है। WHO ने अपील की है कि माता पिता अपने छोटे बच्चों को बाजार में मिलने वाले डिब्बा बंद मिल्क पाउडर बिल्कुल ना पिलाएं। WHO ने चिंता जाहिर की है कि मिल्क पाउडर पीने से बच्चों को कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि बंद डिब्बे में मिलने वाले मिल्क पाउडर में बिना मलाई वाला दूध होता है, जो बच्चों को उतना पोषण नहीं देता जितना एक शिशु के शरीर के विकास के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तमाम कंपनियों के मिल्क पाउडर में वनस्पति तेल और शुगर मिलाया जाता है, जो बच्चे के लिए खतरनाक है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मिल्क पाउडर में कई तरह के खनिज और मिनरल्स अलग से मिलाए जाते हैं, जिनकी एक नवजात शिशु को कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि मिल्क पाउडर में जो विटामिन और मिनरल्स मिलाए जाते हैं उन्हें पचाना नवजात शिशु के लिए आसान नहीं होता है और मिल्क पाउडर पीने से बच्चों को डायरिया, कफ, जुकाम समेत कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। Cloud9 अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिभा सिंघल ने बताया कि मिल्क पाउडर में गाय के दूध के मुकाबले कैल्शियम और प्रोटीन कम, जबकि चीनी और कैलोरीज ज्यादा होती हैं, जबकि नवजात शिशु को चीनी की कोई जरूरत नहीं होती। हम लोग कभी भी इम्पल्सिफायर्स एंड एडेड शुगर नहीं चाहते हैं। माँ के दूध में जितना मिठास होता है बस उतना ही बच्चे को ज़रूरत है। हम लोग बिल्कुल शुगर ऐड नहीं करते। यहाँ तक जब माँ का दूध ले रहा है बच्चा तो हम ऊपर से पानी भी नहीं ज़रूरत है, क्योंकि माँ के दूध में इनफ वाटर होता है टू बी सफिशिएंट फॉर द बेबी। डॉक्टर सलाह देते हैं कि नवजात शिशु को कम से कम 6 महीने तक केवल और केवल मां का दूध ही पिलाना चाहिए। सरकार भी कई तरह के कार्यक्रम चलाकर माताओं को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जागरूक करती है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि तमाम कंपनियां पाउडर वाले दूध के फायदे गिनाकर महिलाओं में भ्रम पैदा कर रही हैं और अपना प्रोडक्ट बेचकर हर साल लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रही हैं। फॉर्मूला मिल्क पाउडर का बाजार कितना फैला है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में फॉर्मूला मिल्क पाउडर का कारोबार सालाना $55 बिलियन से ज्यादा है, यानी 4.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने विशाल कारोबार को जिंदा रखने के लिए कंपनियां क्या-क्या तिकड़म अपनाती हैं, और ये आंकड़े डराने वाले तब और ज्यादा हो गए जब यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा किया। बच्चे का जन्म अभी हुआ भी नहीं होता है कि तमाम विज्ञापनों के जरिए माँ बाप के दिमाग में ये भर दिया जाता है कि आने वाले शिशु के लिए डिब्बे का फॉर्मूला मिल्क पाउडर ही उसके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। माँ के दूध की अहमियत जाने या ना जाने, माएं फॉर्मूला मिल्क पाउडर की गुणों को जरूर रट लेती हैं। यूनिसेफ के सर्वे से तो यही खुलासा होता है। यूनिसेफ ने 8,500 माता पिता और 300 हेल्थ केयर वर्कर्स के इंटरव्यू किए। ये इंटरव्यू बांग्लादेश, मेक्सिको, मोरक्को, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, चीन, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम में किए गए थे। इंटरव्यू के दौरान यूके की महिलाओं से जब पाउडर मिल्क के बारे में पूछा गया तो 84% महिलाओं को मिल्क पाउडर की जानकारी थी। चीन में 97% महिलाओं ने बताया कि वो जन्म के बाद बच्चों को मिल्क पाउडर ही पिलाती हैं, जबकि वियतनाम की 92% महिलाओं ने मिल्क पाउडर को ही नवजात शिशु के लिए बेहतर माना। यानी मिल्क पाउडर बनाने वाली तमाम कंपनियों के भ्रामक प्रचार ने माँ बाप के जहन में ये डाल दिया कि फॉर्मूला मिल्क पाउडर बच्चे के लिए फायदेमंद होता है। कंपनियों की तरफ से एक झूठ ये भी फैलाया जाता है कि केवल स्तनपान से बच्चे का पेट नहीं भरता, इसलिए बच्चे को मिल्क पाउडर देना जरूरी है। जबकि सच्चाई ये है कि स्तनपान को बच्चे की पहली वैक्सीन कहा जाता है। माँ के दूध में मौजूद तत्व बच्चे को कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं, और अगर माँ अपने बच्चे को नियमित ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो माँ को भविष्य में डायबिटीज, मोटापे और कैंसर का खतरा कम रहता है। लेकिन इन सब फायदों के बावजूद केवल 44% बच्चों को ही 6 महीने की उम्र तक स्तनपान नसीब हो पाता है। इसी के आधार पर WHO ने यह भी तय किया कि ज्यादातर माता पिता को विज्ञापनों के जरिए बाकायदा फार्मूला फूड की मार्केटिंग करके उसे
पुश किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे खरीदें, अपने बच्चों को इसे पिलाएं और अपने परिवार में इस परंपरा को भी बनाए रखें, जो कि बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 1/3 बच्चे फार्मूला फीड पर जी रहे हैं और अब वहां इसके खिलाफ अभियान छिड़ चुका है। डॉक्टर्स तो यहाँ तक सलाह देते हैं कि अगर किसी वजह से माँ बच्चे को स्तनपान नहीं करा पा रही, तब ऐसे हालत में ही मिल्क बैंक के विकल्प को तलाशना चाहिए। डॉक्टर्स की सलाह है कि जिन माताओं को दूध ज्यादा बनता है, वो उसे स्टोर करके मिल्क बैंक में दान कर सकती है। जहाँ माँ मेडिकल रीज़न से दूध नहीं पिला पाती है, सपोज़ उसको कुछ एपिलेप्सी की दवाइयाँ चल रही हैं, या उसको कोई हार्ट डिजीज़ है और ब्लड थिनर्स चल रहे हैं, या कोई ऐसी उसको और भी सीरियस दवाइयाँ हो सकती हैं जिसमें पीडियाट्रिशियन हमें मना करते हैं कि इन कंडीशन में माँ का दूध बच्चे को नहीं जाना चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड अगर उसको HIV है तो HIV बीमारी में माँ का दूध पिलाया जा सकता है। इसी तरीके से जब कोविड हुआ था तो हमने ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल एनकरेज करी थी, बट ऑफ कोर्स हैंड हाइजीन और मास्क पहनने के बाद। अब आप ये समझ गए होंगे, बाजार में बिकने वाला फॉर्मूला मिल्क पाउडर नहीं, माँ का दूध ही बच्चे के लिए वरदान होता है। डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक जन्म के बाद से ही बच्चे को कम से कम 2 साल तक माँ का दूध जरूर पीना चाहिए। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। एक माँ से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि उसके बच्चे के लिए फॉर्मूला मिल्क पाउडर बेहतर है या फिर माँ का दूध। और इसीलिए हमारी सहयोगी पूजा मक्कड़ ने अस्पताल में भर्ती एक महिला से बात की जो 1 दिन पहले ही माँ बनी थी। आप सुनिए उस बातचीत को। आपने क्या सोचा है अपने बच्चे के लिए, पाउडर्ड मिल्क या ब्रेस्ट फीडिंग? ब्रेस्ट फीडिंग फॉर श्योर। बहुत बेनिफिट्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, हमें हमारे घर में हमारे बड़ों ने भी समझाया है। इवन आई हैव रेड अ लॉट, मैंने बहुत रिसर्च करा है, पढ़ा है इन माय प्रेगनेंसी कि कितना बेनिफिशियल है ब्रेस्ट फीड फॉर माय बेबी। तो डेफिनेटली। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। आरोप है कि एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत से गुस्साए उसके परिवार वालों ने ससुराल वाले के घर में ही आग लगा दी, जिसमें झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रयागराज के मुट्ठीगंज इलाके में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि मौके पर पहुंची महिला के घर वालों ने उसके ससुराल में आग लगा दी, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। ये आग इतनी तेजी से फैली कि घर में मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और कई लोग अंदर ही फंस गए। कई लोगों ने तो घर की छत से दूसरे घर में कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने की खबर मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। जो लड़की के घर वाले थे, उनके घर वालों घुस के अंदर पूरी आग लगा दी इन्होंने। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और आग में झुलसकर महिला के सास ससुर की मौत हो गई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। सभी उच्च अधिकारियों के द्वारा इसमें मौके का निरीक्षण किया गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। जानकारी के मुताबिक झलवा की रहने वाली अंशिका केसरवानी की शादी पिछले साल मुट्ठीगंज के अंशु के साथ हुई थी। अंशिका का शव संदिग्ध हालत में फांसी के फंदे से लटका मिला। इस बात की खबर मिलते ही उसके घर वाले उसके ससुराल पहुंच गए और अंशिका की हत्या का आरोप लगाते हुए वहां हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान ससुराल और मायके वालों के बीच जमकर मारपीट भी हुई। ससुराल पक्ष के लोगों ने बाहरी लोगों को भी मौके पर बुला लिया, जिससे बात और बिगड़ गई। बताया गया कि कुछ ही देर में ये विवाद इतना बढ़ गया कि महिला के घर वालों ने ससुराल वालों को एक कमरे में बंद कर उसमें आग लगा दी, जिसके बाद वहाँ अफरा तफरी मच गई। आग उनके माँ, भैया, पापा, चाचा, चाची, बड़े दोनों भाई, पापा, चाचा, चाचा के लड़के, सब कुछ वही लोग 60-70 लोग वो लोग थे। पुलिस आ नहीं पाई घर पे। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही इलाके में तनाव को देखते हुए काफी तादाद में पुलिस वालों को भी तैनात किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अपने खास शो मैडम सर में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हॉकी की रानी से। जी हाँ, जिन्होंने अपनी मेहनत और मजबूत इरादे के दम पर हॉकी को नए मुकाम तक पहुंचाया। इन्होंने ये उपलब्धि तब हासिल की जब महिलाओं को क्रिकेट और हॉकी जैसे खेल खेलने से रोका जाता था और लड़कियां मैदान में कम और किचन में ज्यादा दिखती थी। हमारी सहयोगी जी न्यूज की जिया शर्मा ने बात की है। आप सुनिए इस महिला हॉकी टीम की कप्तान से। आपने रानी जी अपने नाम को सार्थक किया है। भारतीय हॉकी की आप क्वीन कही जाती हैं, रानी कही जाती हैं, लेकिन रानी बनने के पीछे की मेहनत वो आज हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपका स्ट्रगल कैसा रहा, शुरुआत आपकी कैसे हुई? सफर इतना आसान नहीं था शुरू करने से लेके अभी तक का, क्योंकि आज से अगर 20-22 साल पहले की बात करें तो स्पेशली मेरी फैमिली में कोई स्पोर्ट्स खेलता नहीं था। स्पेशली लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स खेलना वॉज वेरी डिफिकल्ट थिंग ना, बहुत मुश्किल था स्पोर्ट्स खेलना ना। जब मेरे पेरेंट्स ने जब थोड़ा किसी से बात किया, रिलेटिव्स एंड नेबर से, सो सबने ही बोला कि आप इसको मत खिलाओ बिकॉज लड़की है, कल को छोटे कपड़े डालेगी, शॉर्ट्स डालेगी, शर्ट डालेगी, तो नो आपका नाम ही खराब होगा और क्या होगा इससे। बट आई थिंक कहीं ना कहीं एक फादर के जो दिल में वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है हमेशा अपनी बेटी के लिए ना, तो मेरे फादर के दिल में भी वो था। तो काफी टाइम के बाद उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है तू एक बार खेल ले, अगर तूने नहीं कुछ किया तो देन आपको पढ़ना तो है ही है या घर पे तो रहना ही है। मैंने कई इंटरव्यूज भी आपके पढ़े हैं, उसमें आपने कहा था कि फैमिली बैकग्राउंड और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी और उसके बाद भी बहुत सारे लोग घर में थे जिनका पालन पोषण आपके पिताजी पर निर्भर था। तो ऐसे में कैसे उन्होंने ये डिसीजन लिया? मतलब काफी 6-7 मेंबर्स की हमारी फैमिली थी और फादर जो थे अकेले ही कमाते थे हमारे घर में, और मेरे पापा सबको ही पता है कि जैसे रेड़ा घोड़ा चलाते थे, तो इतना इजी नहीं था उनके लिए कि दिन में अगर वो 80 रुपए कमा रहे हैं और वो भी ये नहीं कि एवरी डे वो कमा रहे हैं, तो इतनी बड़ी फैमिली को चलाना, फिर हम भी बच्चे थे क्योंकि हमें पढ़ाना भी है, तब तो मेरे ब्रदर्स की शादी भी नहीं हुई थी, तो उनको पढ़ाना, सेटल करना इतना आसान नहीं था। एंड स्पेशली हॉकी खिलाना तो वाज नॉट डेफिनेटली इजीली, बट हाँ मेरे कोच ने भी मुझे काफी हेल्प की मुझे इस जर्नी में, क्योंकि जब उनको पता होता था ये बच्चे बहुत गरीब घर से आते हैं तो काफी हमें हेल्प भी करते थे कि चलो ये बच्चे शायद कुछ बन जाए, कभी हमें किड्स के लिए या कभी शूज के लिए। बट डेफिनेटली बहुत संघर्षपूर्ण बचपन रहा है हमारा। और मैंने ये भी पढ़ा कि आप ये चाहती थी कि आप अपने फैमिली के लिए एक अच्छा बड़ा घर बनाए और वो सपना भी आपने साकार किया। रानी जी बिल्कुल, बचपन में जब मैंने शुरू किया था तब हम मिट्टी के घर में रहते थे, कच्चे घर में ना, तो बारिश आती थी तो बहुत पानी आ जाता था हमारे घर में ना, तो मुझे देख के बहुत बुरा लगता था क्योंकि हम हमेशा सिर्फ प्रेयर ही करते थे कि भगवान बारिश ना आए, क्योंकि हमें पता था बारिश आएगी तो घर में पूरा पानी भर जाएगा। और आइए बात करते हैं ब्रिटिश राज परिवार की बड़ी बहू केट मिडलटन की। केट मिडलटन काफी समय से ब्रिटेन के अखबारों और सोशल मीडिया की सुर्खियों में है। उनके बारे में तमाम तरह की चर्चाएं और अटकलों का दौर चल रहा है। केट मिडलटन कहां है, क्या कर रही हैं और मीडिया की नजरों से नदारद क्यों है? इन तमाम चर्चाओं के बीच कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। दावा किया गया कि वीडियो में दिख रही महिला केट मिडलटन है, लेकिन उस वीडियो को तमाम लोगों ने फर्जी बताया और कहा कि उसमें दिखने वाली महिला केट नहीं है। क्या ब्रिटिश राजघराने की बड़ी बहू लापता है? प्रिंस ऑफ वेल्स केट मिडलटन कहां है? केट से जुड़ी अफवाहों का राज क्या है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन की राजकुमारी और प्रिंस विलियम की पत्नी केट मिडलटन को बहुत दिनों से किसी ने नहीं देखा। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ब्रिटिश राजघराना पूरी दुनिया से कुछ छिपा रहा है? कभी केट मिडलटन की एक एडिटेड फोटो जारी की जाती है, वहां की मीडिया एक वीडियो जारी कर केट को देखे जाने का दावा करता है। हालांकि उस वीडियो की सच्चाई भी सवालों के घेरे में है। राजकुमारी केट मिडलटन दिसंबर 2023 के बाद से सार्वजनिक तौर पर नहीं देखी गई। जनवरी में बर्मिंघम पैलेस की तरफ से जानकारी दी गई थी कि केट की सर्जरी हुई है, जिसकी रिकवरी जारी है। उसके बाद से केट के बारे में कोई आधिकारिक बयान राजघराने की तरफ से नहीं जारी किया गया। इस मामले में हर रोज एक नई कहानी सामने आ रही है।
जिससे केट का रहस्य और गहरा रहा है। ये पूरा विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया था जब पैलेस की तरफ से केट को दिखाते हुए एक फर्जी फोटो जारी की गई थी। ये फोटो मदर्स डे पर पोस्ट की गई थी, जिसमें केट अपने तीनों बच्चों के साथ बैठी हुई दिखाई दी थी, लेकिन उस फोटो को एडिटेड होने का दावा किया जा रहा था। विवाद बढ़ा तो ब्रिटिश राजघराने ने इस तस्वीर को हटा लिया। इतना ही नहीं, पर केट मिडल्टन ने केंसिंगटन पैलेस द्वारा जारी इस तस्वीर को लेकर फैले भ्रम के लिए माफी भी मांगी थी। उस बयान में कहा गया था कि कई शौकिया फोटोग्राफर्स की तरह मैं भी कभी कभी फोटोशॉप में हाथ आजमाती हूँ। कल हमने एक पारिवारिक तस्वीर साझा की थी, जिसके कारण बनी भ्रम की स्थिति के लिए मैं खेद जताती हूँ। मुझे उम्मीद है कि सभी ने खुशी खुशी मदर्स डे मनाया होगा। इस बयान ने केट मिडल्टन को लेकर चल रहे रहस्य को और ज्यादा गहरा दिया। लोग दावा करने लगे कि उनके बारे में कोई बड़ी बात है जिसे छिपाया जा रहा है। इसके बाद कल ब्रिटिश मीडिया के एक अखबार ने केट और विलियम को साथ देखने का दावा किया। कहा गया कि बाजार में एक दुकान से निकलते केट को दिसंबर के बाद पहली बार देखा गया, जिसमें प्रिंस विलियम्स और केट को एक साथ हंसते हुए बात करते हुए देखा गया। अखबार के मुताबिक इसमें केट एकदम स्वस्थ दिख रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने इस वीडियो को सही मानने से ही इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने दावा किया कि वीडियो में दिख रही महिला केट मिडल्टन है ही नहीं। कई लोगों ने कहा कि ये राजघराने ने सोची समझी चाल के तहत वीडियो प्लान किया है। कई लोगों ने तो वीडियो में दिख रही महिला को केट मिडल्टन की बॉडी डबल तक बता दिया। इस वीडियो के बाद केट गेट नाम से मशहूर ये रहस्य और गहरा गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि राजमहल के कर्मचारियों ने केट मिडल्टन को लंबे समय से नहीं देखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केट अपने महल केंसिंगटन पैलेस में नहीं है और न ही किसी से उनकी बात हुई है। ऐसी रिपोर्ट्स के बाद प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट के रिश्तों पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि राजघराने से जुड़े सूत्र इन अटकलों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। इन तमाम अटकलों और चर्चाओं के बीच सच क्या है, ये तभी सामने आ सकेगा जब प्रिंस विलियम या खुद प्रिंसेस केट मिडल्टन सबके सामने आए और सारे सवालों का जवाब दें। बढ़ते हैं आगे। जी बिजनेस इस हफ्ते वेल्थ क्रिएशन वीक मना रहा है, जिसमें आपको शेयर बाजार से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। जी बिजनेस के एडिटर अनिल सिंघवी ने महिलाओं के लिए खास निवेश मंत्र दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि बाजार में कब, कितना और कहां पैसा लगाना फायदेमंद है। जी बिजनेस पर इस हफ्ते हम मना रहे हैं वेल्थ क्रिएशन वीक, और इस हफ्ते हमने कई सारी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन रिसर्च की है जो आपको निवेश करने में करेगी मदद। आज ऐसी एक इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप सब सोचते होंगे ना कि बाजार में पैसा लगाने का सबसे अच्छा, सबसे सही समय कौन सा है, और सबसे सही समय कौन सा होता है। समझो आप 2024 में पैसा लगाना चाहते हैं, तो 2024 में जिस दिन बाजार सबसे लोएस्ट लेवल पर हो, राइट, साल के लोएस्ट लेवल पर, उस दिन आप पैसा लगाएंगे तो सबसे बढ़िया दिन होगा ना। बिल्कुल। तो वैसे हमने क्या किया है, पिछले 10 सालों की रिसर्च की है, और पिछले 10 सालों की रिसर्च में हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आया है। पिछले 10 सालों की रिसर्च में 10 में से लगभग 8 सालों में ऐसा हुआ है कि बाजार ने जो बॉटम बनाया है, उस साल का जो सबसे लोएस्ट लेवल है बाजार का, वो जनवरी से मार्च के महीने में आता है। तो आप समझ गए, अब पैसा लगाने का सबसे सही समय जनवरी से मार्च महीने का होता है, जो अभी आपका चल रहा है। एक आध बार ऐसा हुआ है कि अप्रैल से जून और जुलाई से सितंबर की तिमाही में भी बाजार ने बॉटम बनाया, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाजार का बॉटम अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में बना हो। तो इसलिए सबसे पहली चीज़, अगर एवरेज के हिसाब से और पुराने डेटा और रिसर्च के हिसाब से चलें, तो जनवरी से लेकर मार्च में अगर आप बाजार में पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा खोने का चांस काफ़ी कम हो जाएगा और पैसे बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ अब ये कि फिर पैसा लगाएं तो कितना। पैसा लगाने का फॉर्मूला, इस पहले 3 महीने में, जनवरी से मार्च में, आपको कम से कम 65% यानी 2/3 पैसा अपना बाजार में निवेश कर देना चाहिए, और उसके बाद अगली तिमाही अप्रैल से जून 20%, और बचे हुए 15% आप जुलाई से सितंबर में लगा दीजिए। अक्टूबर से दिसंबर के लिए पैसा बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि वो उस पूरे क्वार्टर में कभी पिछले 10 साल में बाजार ने बॉटम बनाया नहीं, तो वहाँ लगाना ही क्यों। तीसरी चीज़, अब लगाना कहाँ है, 2 तरीके से। या तो कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स चुन लीजिए, वहाँ पैसा लगाइए, या फिर आप अपनी पसंद के अच्छे क्वालिटी शेयर्स चुन लीजिए, वहाँ पैसा लगाइए। लेकिन ये रिसर्च आपको बाजार में
साल दर साल टाइम करने में मदद करेगी। और अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और साथ ही बाजार की टाइमिंग करना चाहते हैं तो ज़्यादा संभावना ये है कि 10 में से 7 या 8 बार अगर आप जनवरी से मार्च की तिमाही में ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो बाजार से आपकी कमाई बढ़ने के पूरे आसार हैं। और ऐसी कुछ और बेहतरीन रिसर्च हम हर रोज़ आपके लिए ज़रूर रखेंगे। तो ये था महिलाओं के लिए खास निवेश मंत्र। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब मुलायम परिवार के नए सदस्य की भी एंट्री हो गई है। मुलायम सिंह यादव की सियासी विरासत को संभाल रहे उनके परिवार की इस तीसरी पीढ़ी के सदस्य हैं उनकी पोती और अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव, जो अपनी मां डिंपल यादव के चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ नजर आई। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट से इस बार समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव चुनावी मैदान में हैं, जहां वो जोर शोर से अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। लेकिन इस बीच सामने आई एक तस्वीर ने ये साफ कर दिया कि मुलायम के परिवार की तीसरी पीढ़ी भी अब इस सियासी विरासत को आगे बढ़ाने राजनीति के दंगल में उतर आई है। ये तस्वीर है मुलायम सिंह यादव की पोती अदिति यादव की, जो पहली बार चुनावी मंच पर नजर आई। डिंपल यादव मैनपुरी के कुसमरा इलाके में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी और इस दौरान जब वो मंच से भाषण दे रही थी तो अदिति यादव कार्यकर्ताओं के बीच बैठी दिखाई दी। अदिति यादव इस बीच लगातार डिंपल यादव के साथ चुनावी दौरे कर रही हैं और उनके भाषण सुनकर सियासत की ABCD को समझने की कोशिश करती दिख रही हैं। अदिति यादव का चुनाव प्रचार में शामिल होना इस बात का भी संकेत है कि मुलायम सिंह यादव की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब अदिति यादव के कंधों पर जल्द ही आने वाली है। राजनीति में इस परिवार की पीढ़ियों की बात की जाए तो पहली पीढ़ी में मुलायम सिंह यादव के सियासत में कदम रखने के बाद उनके भाई शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव भी राजनीति में आए। दूसरी पीढ़ी में अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव के बाद बहू डिंपल यादव ने राजनीति में एंट्री ली। तीसरी पीढ़ी में तेज प्रताप सिंह यादव ने सियासी विरासत को संभाला और अब अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के भी राजनीति में आने के संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल मैनपुरी सीट से दूसरी बार चुनाव लड़ रही डिंपल यादव पर मुलायम सिंह की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। मुलायम सिंह के निधन के बाद हुए उपचुनाव में डिंपल यादव ने यहां से चुनाव जीता था और मौजूदा सांसद है। मैनपुरी यादव परिवार का गढ़ रहा है और मुलायम सिंह को इस इलाके के लोग दद्दा के नाम से पुकारते हैं। मैनपुरी सीट 2 दशकों से ज्यादा समय से समाजवादी पार्टी का गढ़ है। मुलायम सिंह ने इसी सीट से पहली बार 1996 में अपना पहला संसदीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। 2004 में यूपी का सीएम बनने के बाद मुलायम सिंह ने ये सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद धर्मेंद्र यादव ने यहां से चुनाव जीता था। इस सीट से मुलायम के पोते तेज प्रताप सिंह यादव भी सांसद रहे। मैनपुरी लोकसभा सीट में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें मैनपुरी, करहल, किशनी, भोगांव और जसवंत नगर शामिल हैं। इस सीट पर यादव वोट निर्णायक भूमिका में रहते हैं, जो समाजवादी पार्टी का पारंपरिक वोटर माना जाता है। सिर्फ मैनपुरी ही नहीं, बदायूं, आजमगढ़, फिरोजाबाद और कन्नौज भी मुलायम परिवार का गढ़ माना जाता है, जहां कन्नौज छोड़कर बाकी सीटों पर मुलायम परिवार के सदस्य ही इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं और कन्नौज से अखिलेश के चुनाव मैदान में उतरने के कयास लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और देश की सियासत में मुलायम परिवार को एक शक्तिशाली राजनीतिक कुनबे के तौर पर देखा जाता है, जहां अब तीसरी पीढ़ी उनके सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तैयारी में जुटी है। अदिति यादव भी अपनी मां डिंपल के साथ सियासी मंच पर नजर आ रही हैं, जिसके साफ संकेत है कि वो भी जल्द ही राजनीति में परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एंट्री ले लेंगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त देने के लिए जी जान से जुटी कांग्रेस पार्टी भी वादों की गारंटियों के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस ने 5 न्याय की 25 गारंटियों को देने का वादा किया, जिसमें नारी न्याय भी शामिल है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही हर पार्टी अपने अपने तरीके से सियासी समीकरण बैठाने में जुटी है। कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी को कड़ी टक्कर देने का दम भरने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी दंगल में हर दांव आजमा रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी की न्याय यात्रा से जुड़े वादों पर चर्चा हुई, जिसमें इन वादों के साथ ही कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। इन 5 न्याय की 25 गारंटियों को कांग्रेस जनता के बीच लेकर जाएगी और चुनावी दंगल में अपनी ताल ठोकेगी। कांग्रेस के इन 5 न्याय में नारी न्याय, हिस्सेदारी न्याय,
किसान न्याय, युवा न्याय और श्रमिक न्याय शामिल है, जिनकी 25 गारंटियों की बात करें तो नारी न्याय में महालक्ष्मी गारंटी, आधी आबादी पूरा हक, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री और सावित्रीबाई हॉस्टल शामिल हैं। दूसरे हिस्सेदारी न्याय की बात करें तो इसमें गिनती करो, आरक्षण का हक, SC/ST सब प्लान की कानूनी गारंटी, जल जंगल जमीन का कानूनी हक और अपनी धरती अपना राज शामिल हैं। तीसरे किसान न्याय की बात करें तो इसकी 5 गारंटियों में सही दाम, कर्जा माफी आयोग, बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर, सही आयात निर्यात नीति और GST मुक्त खेती शामिल है। चौथे युवा न्याय की गारंटियों में भर्ती भरोसा, पहली नौकरी पक्की, पेपर लीक से मुक्ति, गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा और युवा रोशनी की गारंटी दी गई। और 5वें श्रमिक न्याय की 5 गारंटियों में स्वास्थ्य अधिकार, श्रम का सम्मान, शहरी रोजगार गारंटी, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित रोजगार की गारंटी दी गई। ये सिर्फ एक साधारण सा घोषणा पत्र नहीं है, पर ये एक महत्वपूर्ण न्याय पत्र है। और जरा सोचिए, अगर महिलाएं नहीं होती तो दुनिया कैसी होती, महिलाएं नहीं होती तो आज क्या कुछ नहीं होता। अगर महिलाएं नहीं होती तो आपको वॉशरूम में टॉयलेट पेपर रोल रखने वाला होल्डर नहीं होता। 1982 में मैरी केनर ने टॉयलेट पेपर होल्डर बनाया था, जिसने लोगों का जीवन बेहद आसान बना दिया। Zee News।